प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, पुलिस आधुनिकीकरण पर चल रही है चर्चा। बावनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की गोवा में शानदार शुरुआत। गोवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडियन पैनोरमा का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने इंडियन पैनोरमा की जूरी को किया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहुंचा 6ठे स्थान पर। सर्वेक्षण में प्रदेश के 18 शहरों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। और गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। नमस्कार, मैं हूं तरुण राज। समाचार विस्तार से। लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि लखनऊ में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें हम अपने पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, कारागार सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तरीके पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में, 2015 में धोर्डो कच्छ की खाड़ी, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर, 2018 में केवड़िया और 2019 में IISIR पुणे में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम निकल पड़े हैं, प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में फीचर और गैर फीचर जूरी सदस्यों को सम्मानित किया। भारतीय पैनोरमा गैर फीचर की ओपनिंग फिल्म वेड द विजनरी के निर्देशक और निर्माता राजीव प्रकाश को सम्मानित किया। बाद में फीचर श्रेणी के जूरी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। शेनखोर फिल्म के निर्देशक और अभिनेता पहली द्विभाषा भाषा की फिल्म एनी बरवा को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा को सबसे आगे लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत को पोस्ट प्रोडक्शन हब बनाने पर भी जोर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनाएं। एंड टुडे दैट इज पॉसिबल इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट कंटेंट, देन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रीजनल लैंग्वेज, इट बिकम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल सून। वी हैव द टैलेंट अमंगस्ट अस, the technology, the skilled manpower. So we can offer to the world the platform to come and shoot in India, film in India, and also to have the post-production hub in India. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के जूरी सदस्यों को भी सम्मानित किया। इसके बाद यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के रूप में चुने गए कलाकारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया जैसी प्रतिभाओं को पहली बार चुना गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए मिसाल साबित हों। उन्होंने इस साल इफ्फी में प्रदर्शित होने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के चयन के लिए भी जूरी सदस्यों को धन्यवाद दिया। फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारत के उन युवाओं को
जिनमें प्रतिभा हुनर की कोई कमी नहीं, केवल एक अवसर का इंतजार था। और शायद आज़ादी का अमृत महोत्सव से सुनहरा अवसर क्या होगा, उन 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को चुनने का, तराशने का, उनको निखारने का। पहले बैच की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे अच्छा निकले, ताकि मेरे जैसे व्यक्ति जो और कदम इस दिशा में उठाना चाहते हैं, मेरा भी मनोबल बढ़े कि ऐसे ही और कदम हम भविष्य में उठाएं, ताकि आप जैसे युवाओं को आगे आने का आगे अवसर मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता सृजित हुई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में प्रदेश के 18 नगरों को सम्मानित किया गया। इसके तहत वाराणसी को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया। वाराणसी को यह पुरस्कार 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में दिया गया। 1 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार दिया गया। मेरठ को 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी तथा इसी श्रेणी में गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसी के साथ मेरठ कैंट को 1 लाख की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंडियाज क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वाराणसी कैंट को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में बेस्ट कैंटोनमेंट इन सिटीजन फीडबैक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह गार्बेज फ्री सिटी शहरों की श्रेणी में प्रदेश के 5 शहरों को स्टार रेटिंग का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 10 लाख की आबादी से अधिक शहरों की श्रेणी में लखनऊ और गाजियाबाद को, 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा, अलीगढ़ और झांसी को स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में विगत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 7वीं रैंक हासिल की थी। इसमें प्रगति करते हुए वर्तमान सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश की रैंकिंग 6ठे स्थान पर रही। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के सदस्य सचिव द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 2006 के अंतर्गत शेड्यूल में आच्छादित प्रोजेक्ट्स के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी अधिसूचना के तहत यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी ली गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टेंडर की प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ है। इस परियोजना के विकास हेतु पीपीपी टोल मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एवं ट्रांसफर पद्धति पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रदेश सरकार शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। उसने ऐसे लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटने, अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, उनको भोजन देने, अस्थायी आवास, वस्त्र और चिकित्सा की सुव्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सरकार की मंशा शीतलहरी में निराश्रित और असहाय लोगों का जीवन बचाना और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित और असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल खरीदने हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शीतलहर में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य रूप से असहाय, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के तहत 21 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान प्रारंभ करेगी। पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बूथ सदस्यता अभियान में प्रत्येक दहलीज पर पहुंचकर लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। पार्टी 21, 27 और 28 नवंबर को बूथों पर विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी का सदस्यता अभियान
20 नवंबर तक कैंप सदस्यता के माध्यम से प्रदेश में हजारों कैंप लगाकर भाजपा परिवार के विस्तार के साथ आगे बढ़ाकर और अब अभियान में अपने द्वितीय चरण में बूथ सदस्यता अभियान के माध्यम से आगे बढ़ेगा। भाजपा घर घर में मेरा परिवार भाजपा परिवार का स्टिकर लगाएगी। पार्टी के बूथ सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, आयोग, निगम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, महापौर, नगर निगम पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि समेत पार्टी के कार्यकर्ता आज से प्रारंभ होने वाले बूथ सदस्यता अभियान के तहत बूथ के प्रत्येक घर पर पहुंचकर 7505403403 पर मिस्ड कॉल कराकर भाजपा का सदस्य बनाएंगे, जबकि पार्टी 21, 27 और 28 नवंबर को बूथ पर विशेष सदस्यता अभियान चलाकर अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं की बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,329 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 98.30% हो गया है। वहीं देश में तेज गति से टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कोर टीम के साथ बैठक में कोविड टीकाकरण को और तेज किए जाने के लिए ठोस प्रयास करने पर बल दिया है। अपने आवास पर कोर टीम के साथ दैनिक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी घर घर जाकर सर्वेक्षण करें, जिन लोगों को पहली डोज नहीं लगी है उनकी सूची तैयार कराएं। उन्होंने कहा कि कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहां 4,27,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 10,52,00,000 लोगों ने डोज प्राप्त कर ली है। ये संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी की लगभग 71.39% से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 14,79,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। बीते 24 घंटों में हुई 1,20,807 सैंपल की जांच में कुल 10 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 8 संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 102 है, जबकि 16,87,313 मरीज कोरोना का मात दे चुके हैं। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। ताजनगरी में आगरा लोकसभा क्षेत्र की सांसद खेल स्पर्धा का आज केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा मिनी मैराथन को झंडी दिखाते हुए सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। मिनी मैराथन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों द्वारा भाग लिया गया। सांसद खेल स्पर्धा 21 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगी और इसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी सहित कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। सभी विजेता खिलाड़ियों को 24 नवंबर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत देश मजबूत होना चाहिए और देश मजबूत तब होगा जब इस देश के नागरिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। सांसद खेल स्पर्धा में आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश एक बहुत ही फिट देश होना चाहिए। भारत देश मजबूत देश होना चाहिए। मजबूत तभी होगा जब इस देश के नागरिक फिट होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने गाजियाबाद देहात में स्थित असालत नगर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदस्य के बाद वो एक कार्यकर्ता बनता है और कार्यकर्ता के बाद नेतृत्व करता है, नेतृत्व के बाद वो तपस्वी बनता है। सदस्यता अभियान का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री
आदरणीय अमित शाह ने शुरू किया था। सभी विधानसभाओं में कैंप के माध्यम से, मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रयास और लगन से संपूर्ण पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 100 मेंबरशिप करना है, मेंबर बनाना है। इस समय अभियान के रूप में 30 तारीख तक राज्य के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर अभियान के रूप में बूथ पर जाकर 100 मेंबरशिप बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये महत्वपूर्ण मेंबरशिप होता है क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो सदस्य बनते हैं, फिर कार्यकर्ता बनते हैं, फिर वही कार्यकर्ता एक दिन देश का और प्रदेश का नेतृत्व करता है, जिले का नेतृत्व करता है, मंडल का कार्यकर्ता करता है। वही कार्यकर्ता एक दिन नेता बनता है और तब तपस्या की बदौलत देश और समाज का नेतृत्व करता है, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त हो, उसके लिए काम करता है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जल्द ही सरयू परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 1971 से इस परियोजना में कोई काम नहीं हुआ था। अब इस परियोजना को पूर्ण किया जाए। इस परियोजना से 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को संचित किया जाएगा। बरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सभी जिले अटल भू जल योजना में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ जल पहुंचेगा, जिसमें अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली भी शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। बदलते हुए भारत में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई योजना पर बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। आजाद भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है जो 5 सालों में 25 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रहा है। एक बड़ी उपलब्धि के साथ जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसके बाद बुंदेलखंड में जहां पानी के लिए बहुत त्राही होती थी, वहां पर अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने अर्जुन सहायक के माध्यम से, अन्य 12 परियोजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचित किया है, जिसके कारण से किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। और इसी तरीके से सरयू परियोजना जो 1971 और 72 में प्रारंभ हुई थी, पिछले 50 साल बीतने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से हम लोगों ने सरयू परियोजना भी पूर्ण किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के असोथर ब्लॉक में स्थित गौ आश्रय स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने कल आवास दिवस के मौके पर लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। जनपद फतेहपुर आज लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास महोत्सव करके मनाया जा रहा है। उन लाभार्थियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम मेरा गौशाला का उद्घाटन था, दूसरा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क का शिलान्यास और ये आवास का है। और अभी पर्यटन विभाग से यहाँ के अश्वत्थामा मंदिर के लिए जो पैसा आया उसका भी शिलान्यास है। मेरा मानना ये है कि 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया, अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति है उसके पास तक विकास की किरण पहुंचना चाहिए। और आपने देखा होगा कि लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों को मुफ्त में राशन का हो या अन्य कोई काम हो, लगातार सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस प्रदेश में बहुत तेजी से काम हुआ है। मैं फतेहपुर की बात करूं तो फतेहपुर में हर दिशा पर काम हुआ है, वो चाहे सड़कों पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे किसानों पर हो या अन्य योजनाएं हो। बहुत बड़ी तेजी से जनपद में योजनाएं आई हैं। विकास के स्तर को देखते हुए जितने भी पर्यटन स्थल है उनको भी विकास लगातार करती जा रही है। जैसा कि असोथर क्षेत्र में हमारा ये अश्वत्थामा का जो मंदिर है, आज भी लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर में अश्वत्थामा जी क्योंकि तपोस्थली उनकी रही, आज भी वो दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और विकास के तौर पे अगर हम देखें तो आज भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा काफी कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है। आज यहाँ शिलान्यास पूजन वगैरह भी था और इसके बाद इस मंदिर का पूरा अच्छी तरह से निर्माण हो।
वाराणसी में सेवा योजन कार्यालय द्वारा एक वृहद मंडलीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे वाराणसी मंडल से कुल 18,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में रोजगार देने के लिए 84 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे, जिसमें से कुल 3,842 लोगों को रोजगार दिया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर महीने एक जिले से कुल 2,000 युवकों को रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। इस प्रकार से प्रतिमाह उत्तर प्रदेश में 1,50,000 के करीब युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे सेवा योजन विभाग ने और उनके तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयास करके यहाँ पर बृहद मंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे बनारस मंडल के युवा साथी यहाँ पर इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं। अपने रोजगार की तलाश में यहाँ तक आए हैं और अभी शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। यहाँ पर अभी कुछ नौजवान मित्रों को हम लोगों ने, जिनको कंपनियों ने चयन किया, उनको हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। और मैं विशेष तौर पर सरकार के तरफ से उन तमाम कंपनियों के अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं, जो बनारस बाबा विश्वनाथ की धरती पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के उद्देश्य से यहाँ तक वो आए हैं। सर, मेरा नाम संगीता कुमारी, मैं काजीसरा गांव से, जिला वाराणसी। वर्धमान कंपनी से मुझे जॉब मिला। मैं इस कंपनी से बहुत खुश हूँ। मुझे इसमें पहल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में सर्विस मिली है, रोजगार मिला है और मेरी यहाँ पे सैलरी जो है वो 12,500 है। जनपद अलीगढ़ में राशन की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। पहले चरण में शहर की 196 दुकानों पर कैंप लगाए गए, जिससे टीकाकरण से वंचित रह गए लोग आसानी से कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि 20 नवंबर से राशन वितरण की शुरुआत की जा रही है। ऐसे ग्राहक जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वो अपना आधार कार्ड साथ में ले जाकर कोटेदार की दुकान पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में टीकाकरण करा सकते हैं। इन दुकानों पर एक दिन में 53,000 से अधिक टीके लोगों को लगाए गए। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के द्वारा की गई ये एक अच्छी पहल है। जनपद में कुल 27 लाख यूनिटों पर प्रत्येक माह 2 चरणों में वितरण कराया जा रहा है। इस चरण में अंत्योदय और पीएचएस कार्ड धारकों को 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये किलोग्राम चावल की दर से वितरण कराया जा रहा है। अंत्योदय कार्डों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्रगृहस्थी राशन कार्डों पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर हमारे नगरीय क्षेत्रों के दुकानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का भी आयोजन किया गया है। जो भी व्यक्ति चाहें अपनी इच्छा अनुसार जाकर वैक्सीनेशन कैंपों पर अपना वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। मेरा नाम महेशचंद शर्मा है। आज मैं राशन की दुकान पर राशन लेने आया। राशन वालों ने प्रेरित किया कि आप भाग जाइए, आप पहले वैक्सीन लगवा के आइए। तो मैं सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवा के आया। वहाँ जो है वैक्सीन लगवा के मैं दोबारा राशन लेने आया। उन राशन वालों ने मुझे राशन दिया और ये सरकार का अच्छा कदम है कि सबको फ्री वैक्सीन लग रही है। और मेरी लोगों से भी अपील है कि अपने जो है अपने परिवार के साथ सारे वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम मेहरून निशा है। मुझे उन्होंने समझाया था तो मैंने वैक्सीन लगवा लिया। ये अच्छा कदम है। राशन लेने आए थे तो बोला वैक्सीन लगवाओ, फिर वैक्सीन लगवाई, फिर राशन दिया। अच्छा काम है ये जो मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री। हम राशन लेने आए हैं। यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है राशन लेने से पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और हम अपील करते हैं कि सभी जो आसपास के सभी लोग हैं कि वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आज 20 तारीख से राशन का वितरण शुरू हुआ है। जो लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेके आ रहे हैं उन्हें पहले दिया है राशन। जिनके पास नहीं है, कैंप लगा हुआ है हमारी दुकान पे, वो लोग लगवा रहे हैं और अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा बच्चों को जागरूक करने के लिए हरदोई में गोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बच्चों से भविष्य में अच्छा नागरिक बनने के लिए कई बातें बताईं। बच्चों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने और खान पान पर ध्यान देकर
पोषण के प्रति जागरूक रहने की सीख दी गई। इस अवसर पर आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों को दिए गए योगदान के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के प्रचार अधिकारी जय किशन परिहार ने देश में अमृत महोत्सव के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैंने यहाँ अपने डांस की प्रस्तुति अपने मित्रों के साथ की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी इस नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अड़ियल रुख पर अड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, पुलिस आधुनिकीकरण पर चल रही है चर्चा। बावनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की गोवा में शानदार शुरुआत। गोवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडियन पैनोरमा का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने इंडियन पैनोरमा की जूरी को किया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहुंचा 6ठे स्थान पर। सर्वेक्षण में प्रदेश के 18 शहरों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। और गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।